आज वर्तमान में आप देखें तमाम कई डिपार्टमेंट में छोटे मोटे नहीं इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं, उंगलियों पे आप गिन नहीं सकते इसको। एक दो महीने के बाद देखिएगा कम से कम 40 से 50 हजार कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून में कूच होने वाला है। वहां पर एक इतना विशाल आंदोलन की तैयारी है। क्या ऐसा उत्तराखंड पहला राज्य नहीं बन सकता देश का जहां आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले? क्योंकि गांव अगर नहीं रहेंगे तो शहर नहीं रहेंगे, क्योंकि अनाज नहीं होगा तो आप खाओगे क्या? कब तक आप एक्सपोर्ट करोगे बड़े बड़े विदेशों से? आप मैं करूँगा अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे सकते? जब आप विधायक को, सांसद को आप इतनी बड़ी बड़ी रूप में सुविधाएं दे सकते हैं, तनख्वाह दे सकते हैं, बिजली पानी मुफ्त कर सकते हैं, आम जनता को क्यों नहीं दे सकते आप? क्या शराब से ही आप अपना प्रदेश चलाएंगे? गली गली में शराब की दुकानें, हल्द्वानी मेरे ख्याल से नहीं भी होंगी तो 100 दुकानें शराब की। अरे भाई मैं कह रहा हूँ देवभूमि है, आप ऊपर से देवभूमि बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मोहम्मद उवैस। और आज हम फिर से आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो समाज में कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे इस जो चैनल है, पॉडकास्ट चैनल आपकी गूंज के फाउंडर भी हैं श्री विशाल शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी गूंज में। और विशाल शर्मा जी के बारे में बता दूं आपको कि सामाजिक व्यक्ति तो आप हैं ही, समाज से जुड़े हुए हैं। दूसरा, राजनीतिक भी आपकी काफ़ी सक्रियता रहती है। और जो एक नया दल उत्तराखंड में इस वक्त अपनी दस्तक दे रहा है, सुराज सेवा दल, उसके आप कुमाऊं मंडल अध्यक्ष हैं। तो विशाल शर्मा जी, सुराज सेवा दल के आप कुमाऊं मंडल अध्यक्ष हैं। और ये दल, सुराज सेवा दल, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या है, क्योंकि उत्तराखंड में पहले भी बहुत सी पार्टियां आ चुकी हैं, लेकिन उत्तराखंड जो है वो दो पार्टियों के बीच में सिमट चुका है, जैसे कांग्रेस और भाजपा। और भी बहुत सी पार्टियों ने दस्तक देने की कोशिश की, जैसे उत्तराखंड क्रांति दल है, परिवर्तन पार्टी है, आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर कई हद तक अपनी दस्तक देने की कोशिश करी, लेकिन कामयाब नहीं पाए। दो ही दल जो है अभी तक अपनी स्थिति को यहाँ पर मजबूत रखे हुए हैं। आपका जो ये नया दल आप लेकर आ रहे हैं, सुराज सेवा दल, आप अपने को कहाँ पर मौजूद पाते हैं, कहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड की राजनीति में? देखिए, पहले तो मैं बताऊं आपको, आपने जैसे कि बताया कि उत्तराखंड में दो बड़े दल हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि दो दल निरंतर कई वर्षों से, जब से उत्तराखंड बना है लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, और दो दलों का ही जो है दबदबा रहा है, कभी उसकी बारी कभी इसकी बारी। लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हैं, बहुत लंबे समय से पूरा उत्तराखंड देख रहा है कि जनता जो है तीसरे विकल्प को बहुत लंबे समय से इस रूप में देख रही है कि कोई तीसरा विकल्प होना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि बंदर बांट हो रही है, तू खा ले कभी मैं खा लूं, कभी तू भ्रष्टाचार कर ले कभी मैं कर लूं, तो मेरी बात मत ओपन करना, मैं तेरी बात ओपन नहीं करूंगा। आप देखिए ना, एक तरफ से बात करती है सरकार जीरो टॉलरेंस की, और आज की डेट में जो वर्तमान में है, पहले आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार थी तो लोग बोलते थे कि यार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज वर्तमान में आप देखें तमाम कई डिपार्टमेंट में छोटे मोटे नहीं इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जिसकी कोई गिनती नहीं, उंगलियों पे आप गिन नहीं सकते इसको। और आप अभी देखा भी होगा आपने स्वराज सेवा दल की आपने बात करी। स्वराज सेवा दल जनता की डिमांड है, क्योंकि तीसरा विकल्प एक बार लोगों की सिंपैथी थी उत्तराखंड क्रांति दल से। हर आदमी चाहता था कि भाई उत्तराखंड में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, जैसे आप बिहार में देखते हैं, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हर जगह क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा होता है। बंगाल में आप चले जाइए, लेकिन यहाँ पर यूकेडी का जो एक मौका मिला था, तो वहां पर उनकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जो स्वार्थ रहे होंगे या जो भी पॉलिसी रही होंगी, जिस कारण जो है यूकेडी आगे नहीं बढ़ पाई। उत्तराखंड राज्य आंदोलन से एक बड़ी पार्टी, हाँ, बड़ी पार्टी थी। अभी भी मतलब अगर देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन है वो यूकेडी ने ही एक तरह से शुरू करा था उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका जो है वो क्रेडिट सारा भाजपा और कांग्रेस लेके जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और उसको मौका मिलना चाहिए था। अब उनका जो भी उस समय रहा, आज से 25 साल पहले क्या कहानी रही, क्या उनका संघर्ष तो हम कहेंगे, उन्होंने काफी संघर्ष करा यूकेडी वालों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते एक बार भी सत्ता में नहीं आई। एक दो विधायक की जरूर कभी ना कभी भागीदारी रही, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। तो आज की डेट में तो पूरा उनका, मेरे ख्याल से पूरा उत्तराखंड में कई वर्षों से एक भी विधायक नहीं है, और ना ही कोई सांसद के रूप में कोई चुन के आता है। और इस वजह से उत्तराखंड को तीसरे विकल्प की जो आवश्यकता है, स्वराज सेवा दल, आप हमारे गढ़वाल में जाइए, आपको कई हजारों की संख्या में आपको हमारे कार्यकर्ता मिलेंगे। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान रमेश जोशी जी, निरंतर आप देखते हैं जनता के लिए
पर्सनल व्यक्तिगत तो मैंने तो कभी नहीं देखा जब से मैं जुड़ा हूँ जनता के लिए, चाहे हरिद्वार के कोने कोने में किसी भी जिले हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, आंदोलन लड़ने के लिए, आप सचिवालय के बाहर हो गया, विधानसभा के बाहर हो गया, कई बार कोई आए ना आए अकेले भी बैठ जाते हैं, कई बार तो हजारों की संख्या में हमने खुद देखा है जनता के हित के लिए लड़ते हैं। तो आज की डेट में क्या चाहिए जनता को कि भाई जो उनकी बात सुने। दोनों पार्टियों से विश्वास जनता का उठ चुका है पूरी तरीके से अगर कहें, क्योंकि सिर्फ कागजों में तो जरूर घोषणाएं हो रही हैं और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। तो ये जो आपकी उत्तराखंड ये स्वराज सेवा दल है आपका, इसका उदय कहाँ से हुआ? मेन मतलब कहाँ से जो इसके जो मेन किसने शुरुआत करी, कहाँ से शुरुआत करी? देखिए उदय इसका लगभग 5 वर्ष हो गए हैं। देहरादून से इसका उदय हुआ। जो प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी जी हमारे हैं और उन्होंने इसकी जो है कई स्थापना करी थी और उस समय सिर्फ सामाजिक संगठन के रूप में समाज हित के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और धीरे धीरे जब जनता का रुझान देखा उन्होंने और जनता का विश्वास जो स्वराज सेवा दल पे इस समय वर्तमान में भी आप कुमाऊं में देख रहे हैं, कई सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर पूरे कुमाऊं में जो है स्वराज के साथ लोग जुड़ रहे हैं। और जुड़ता क्यों है आदमी? भाई नेताओं को तो चलो फायदा हो जाता है, उनको भाई पद मिल जाता है या उनको कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाता है, ठेके मिल जाते हैं, तमाम उनके चेले चपाटों को कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है तभी आदमी जुड़ता है। यहाँ पर स्वराज के साथ जो जुड़ता है उसको सबसे बड़ा क्या बेनिफिट है कि आप कोई आपको दुख सुख है, आपको थाने चौकी का मामला है या आपके साथ कोई अपराध में कोई ना कोई आपको लिप्त करने का जबरदस्ती आपको प्रयत्न कर रहा है। यहाँ कई बार ऐसे केस आए हैं कि लोगों को जबरदस्ती जो है ब्लैकमेलिंग माध्यम से या प्रशासन द्वारा जो है पीड़ित किया जाता है, उसमें स्वराज खड़ा रहता है और स्वराज उसके लिए हमेशा चाहे 24 घंटे दिन ही नहीं रात में भी उसके लिए लड़ने को तैयार है। तो जिस तरह से आपने बताया कि गढ़वाल में काफी अच्छी स्थिति में है आपका स्वराज सेवा दल, तो कुमाऊं में क्या स्थिति है आपकी कि अभी सिर्फ हल्द्वानी में ही एक तरह से आप इसको सक्रिय मानते हैं और भी कुमाऊं के जो और भी जगह है वहां पर भी स्वराज सेवा दल की आप जो है अलग अलग वहां पे तैयार कर रहे हैं लोग? नहीं, हमारा आप रुद्रपुर जाइए, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है हमारे। आप बाजपुर में जाइए, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है। काशीपुर जाइए, अभी हमने जब हल्द्वानी में आपने देखा होगा उस समय हमने सम्मेलन करा था, तमाम पूरे कुमाऊं से जो है हमारे बल्कि खटीमा, टनकपुर, पिथौरागढ़ से भी हमारे कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे थे। और अभी बहुत जल्दी हम एक हमारे जो अध्यक्ष जी का हमारी भी बात हुई थी, अभी हाल में ही आप 1-2 महीने के बाद देखिएगा कम से कम 40 से 50 हजार कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून में कूच होने वाला है। वहां पर एक इतना विशाल आंदोलन की तैयारी है जैसा आपने दिल्ली में रामनगर में देखा था। देखिए जनता जो तृप्त है, जनता के कोई काम नहीं हो रहे हैं, जनता भ्रष्टाचार को लेके तो है ही है, भाई रोजगार को लेके है, पलायन को लेके है, सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर के कम से कम 50 हजार कार्यकर्ताओं के साथ देहरादून में बहुत विशाल धरना होने जा रहा है। तो 2027 अब बहुत नजदीक आ गया है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में। और देखा जाए तो जिस तरह से लोग कहते हैं कि जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी उन्होंने नए नए कानून उत्तराखंड में लाए हैं, यूसीसी लाए हैं, भू कानून लाए हैं, नकल विरोधी कानून लाए हैं और लैंड जिहाद, ये जिहाद, मतलब कई तरह के उन्होंने यहाँ पर अपने काम करे। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि 2027 में आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए जहां अच्छा कार्य होता है हमें तारीफ करनी चाहिए। हमारा सिर्फ काम ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो भी हम उसमें कमियां निकालें। मैं कोई वैसा पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं कि मैं कहूं कि हर वक्त जो है आलोचना ही करूंगा, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है उत्तराखंड हित के लिए जब कहीं सही काम हो रहा है उसकी तारीफ की जाए और सही काम नहीं हो रहा, चाहे वो सामने कोई भी हो, मेरा मित्र क्यों ना हो किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसकी वहां आलोचना होनी चाहिए और उसको आईना दिखाना चाहिए कि आप उत्तराखंड के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। बात आपने करी नए नए कानूनों की, मुझे आप बताइए कई कानून ऐसे लाए, यूसीसी की बात करें, आम जनता को कितना फायदा मिल रहा है उससे। आप बात करें, आपने बात करी जमीन को लेकर के जो नया कानून आया था हमारा भू कानून की बात करें, और उसमें 2 जिलों को छोड़ दिया, और जो सबसे बड़े 2 जिले हैं उत्तराखंड में, अगर बात करें हरिद्वार उधम सिंह नगर की, वहां पर वो लागू नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पहाड़ में एक बात बताइए ना, कौन पिथौरागढ़, कौन धारचूला या कौन आप मुंशियारी के आसपास जाकर के जमीन खरीदेगा वहां पर? वहां मैं तो अभी निरंतर, क्योंकि पहाड़ के मेरे टूर रहते हैं, वहां को आप देखिए, जो विकास की बात करें, रोडों की बात करें, सड़कों की बात करें, टूरिज्म को लेकर के बात करें, वहां पर कोई बहुत बड़ा गोल नहीं दिखता है।
हमारे मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर सब इतने नए नए पहल कर रहे हैं हमारे दामी जी, और जो अच्छी बात होती है उसकी हम तारीफ करते हैं, क्या ऐसा उत्तराखंड पहला राज्य नहीं बन सकता देश का जहां आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा यहाँ के लिए, वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता, और चीजों में जिसकी आवश्यकता नहीं है उस पे अब 3 तलाक की हमें क्या आवश्यकता है, मुझे आप बताइए। उससे आम जनता का क्या फायदा है? कहीं आपको लगता है कि उसको आम जनता का फायदा है? फायदा उसमें होता है कि पहले रोजगार में हम प्रथम आ जाएं, पर्यटन में हम प्रथम आ जाएं पूरे देश में, क्योंकि टूरिज्म प्रदेश हमारा, वहां पर कोई विशेष तरीके से बात नहीं होती, ना कार्य होता है। ये फालतू के कानूनों से आम जनता का भला नहीं है। आम जनता को क्या चाहिए भाई? अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले, यही तो चाहिए आम जनता को। उस पर कहाँ बात होती है? तो जैसा आपने अभी ट्रिपल तलाक की बात करी, इस तरह के मुद्दे, तो उत्तराखंड में जैसे भाजपा सरकार लगातार कहती है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो आपको नहीं लगता है कि भाजपा सरकार या जैसे मुद्दों को भी इसी तरह का नाम दिया जाता है कि लैंड जिहाद, थूक जिहाद, फलाना जिहाद, तो आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो एक किसी विशेष समुदाय को लेकर ही ज्यादा इस तरह के कानून लेकर आ रही है, ज्यादा काम किया जा रहा है? देखिए, ये पॉलिटिकल, इसको बोलते हैं मार्केटिंग। ये मार्केटिंग है। और जैसे युद्ध में बोलते हैं कि हर जब युद्ध आदमी लड़ने जाता है उस समय काम दाम दंड पे सब कुछ इस्तेमाल करता है, सब जायज बोलते हैं ना। तो ऐसे ही ये पॉलिटिकल की मार्केटिंग है। अब वो अपने अपने भाई, जब कांग्रेस सरकार थी वो अपने स्टाइल से मार्केटिंग करती थी, अपने नए नए, भाई कुछ गलतियां तो उन्होंने भी करी हैं, उसका फायदा आज सरकार उठा रही है। तो ये वर्तमान सरकार की पॉलिटिकल मार्केटिंग है। तो इसको मुझे लगता है कि भाई मेरे लिए तो देखो सभी धर्म एक जैसे हैं, मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूं, और ये जिहाद वो जिहाद, मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करता हूं। जो गलत है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, और जो सही है उसकी अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। जी चलिए, ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, तो आपकी पार्टी की बात करते हैं। जो स्वराज सेवा दल है वो किस तरह के मुद्दों को लेकर 2027 में आने की तैयारी कर रहा है? किस तरह के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है? एजुकेशन को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड एक उभरता हुआ प्रदेश है और एजुकेशन का हब भी है, जैसे देहरादून है या भीमताल में भी कहीं यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस खुल रहे हैं। हल्द्वानी भी एक तरह से एजुकेशन हब कुमाऊं के लोगों के लिए बनता जा रहा है। आपकी पार्टी किस तरह से एजुकेशन को लेकर काम कर रही है? महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अगर जब तक नहीं होगा तब तक वो एक स्वच्छ समाज की बात करें, एक शिक्षित समाज की बात करें, एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करें, वो नहीं हो सकता। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और शिक्षा की बात करें तो सबसे ज्यादा सरकार बजट शिक्षा पे फूक रही है। लेकिन आज अभी मैं कुछ ही दिन पहले देख रहा था, एक बड़े पेपर की हेडलाइन थी, 5000 से अधिक शिक्षक जो है वैकेंसी खाली है। मतलब कई सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, और उसका जो कारण है, उसका मुख्य कारण है उन टीचरों के ना होने से लोग मजबूर हैं, पहाड़ के जो दुर्गम क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। तो उस कारण वो प्राइवेटीकरण के स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, या हल्द्वानी अपने बच्चों को भेज रहे हैं या बड़े शहरों में भेज रहे हैं। भाई क्यों नहीं है? इतने बीएड कॉलेज सरकार ने खोल रखे हैं, प्राइवेट भी कई बीएड कॉलेज है उत्तराखंड में। क्या 5000 शिक्षक नहीं है हमारे पूरे उत्तराखंड में? क्या कारण हो रहा है? इसका मतलब सरकार सोची समझी साजिश कर रही है। भाई अगर आप स्कूल बंद होते जाएंगे, जब बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल बंद हो जाएंगे, फिर दोष देंगे कि लोग सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं भेज रहे हैं। तो इसका जड़ पे अगर बात जाए तो सरकार ही नहीं चाहती सरकारी स्कूल चले, वो सिर्फ कागजों में घोषणाओं के लिए होती है या बजट के लिए। मुझे लगता है सरकारी स्कूलों में खाली छोटे बच्चों को आप दिन में खाना खिला दो, उससे खुश कर दो, ये काम नहीं है। सरकार भाई दूर से दूर, चाहे वो किसी भी दुर्गम क्षेत्र हो, वहां पर एक एक स्कूल में शिक्षक होनी चाहिए। जब अच्छे शिक्षक होंगे तभी तो माँ बाप अपने बच्चों को भेजेंगे सरकारी स्कूल। दिल्ली आप जाके देखिए व्यवस्था स्कूलों में, सरकारी स्कूल की जो इससे पहले की सरकार थी, वहां लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम हटा के सरकारी भेज रहे थे। यहाँ सरकारी स्कूल खाली होते जा रहे हैं। कई 100 स्कूल उत्तराखंड के यहाँ पर बंद हो चुके हैं, प्राइमरी पाठशाला बंद हो चुके हैं, कहीं 10 बच्चे, कहीं 4 बच्चे हैं। इसका कारण क्या है? भाई अच्छे टीचर नहीं होंगे, कोई दिन में धूप सेकने लग जा रहा है, अगर टीचर है भी कोई कमांड नहीं है उसके ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है, ये सरकार की सोची समझी साजिश है। तो अभी भी जैसे एलटी के कई पद खाली हैं और लगातार जो एलटी जिन्होंने क्वालिफाई कर चुके हैं युवा, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि भाई वो जो हमारे पद जो है उनको भरा जाए या हमें रोजगार दिया जाए। तो आपकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर युवाओं के बीच में जा रही है कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं?
देखिए, बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ उत्तराखंड के एक एक अगर बेरोजगार की कोई समस्या है वो हमारे संगठन की समस्या है। मुझे एक बात बताइए, जब आज की डेट में जो ढांचा हमारे उत्तराखंड का नहीं पूरे देश का ऐसा ढांचा बन गया है कि आपके पास राजनीतिक हिस्सेदारी है, आपका दबदबा है, तो आप एक भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर सकते हैं, या आप किसी राज्य का, किसी जिले का, किसी शहर का विकास आप तभी कर सकते हैं जब हम सत्ता में नहीं होंगे, हमारे पास कोई पावर नहीं होगी। हम खाली बातें करने से क्या हो जाएगा? मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दूं, लेकिन मेरे पास कुछ अथॉरिटी नहीं है, या स्कूल का प्रिंसिपल है वो डमी है, अगर वो डमी होगा तो स्कूल आगे नहीं बढ़ पाएगा, भाई अच्छे शिक्षक नहीं होंगे। ऐसे ही सेम है, इसीलिए हम जनता चाह रही है कि हमारी जो है तीसरे विकल्प की जो बात हो रही है स्वराज की, वो इसीलिए वो जनता की डिमांड है। जो मैं ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कि मैं कहूँ जी मैं ही आगे चुनाव लड़ूंगा, मैं कोई चुनाव लड़ने का इंटरेस्ट कभी नहीं रखा, ना मेरा ऐसा आने वाले है, लेकिन मैं उत्तराखंड के विकास के लिए, भाई ऐसे बहुत सारे युवा है जो वाकई में भाई छात्र संघ से निकले हुए हैं और जो आगे उत्तराखंड की सोच की बात करते हैं। मैं भी हाल में ही, अभी आप शायद ये जो पंचायत चुनाव देख रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी 2-3 बातें हुई हैं जो हम निरंतर देख रहे हैं। अभी चुनाव तो नहीं हुए, लेकिन जो दौर चल रहा है, एक जो पूर्व में यहाँ पर डिग्री कॉलेज जो हल्द्वानी का सबसे बड़ा कुमाऊं का एमबीपीजी कॉलेज है, यहाँ पर जो अध्यक्ष थी वो निर्विरोध जो है ग्राम प्रधान बनी। एक रिटायर्ड आईजी आप देखा हुआ आपने हमारे ही कुमाऊं से, वो जो है ग्राम प्रधान बनी। एक आपने रिटायर्ड कर्नल देखे आपने गढ़वाल से, वो चुन के आए। तो अगर अब शिक्षित लोग जो है छोटे पदों पे इसलिए आ रहे हैं, तो अब जो है अपने हक के लिए, क्योंकि गांव एक ऐसी चीज है, मैं आपको एक बात बताना चाहूं, क्योंकि गांव अगर नहीं रहेंगे तो शहर नहीं रहेंगे, क्योंकि अनाज नहीं होगा तो आप खाओगे क्या? कब तक आप एक्सपोर्ट करोगे? बड़े बड़े विदेशों से, बड़े बड़े आप देशों से मंगाएंगे। तो आज की डेट में जो राजनीतिक का बदलाव हो रहा है, शिक्षित लोग जो राजनीति में आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा संदेश है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को कि इतना बड़ा अगर होने के बावजूद आप इतने छोटे पद पे आ रहे हैं, तो उस पद की गरिमा बढ़ रही है, तो उनको हम अप्रिशिएट करना चाहिए। और बहुत जल्दी हमें लगता है कि जो स्वराज की सोच लेके हम लोग चले थे, हमारे अध्यक्ष जो चले थे, वो गांव गांव में आपको हमारा हर कार्यकर्ता दिखेगा। तो जैसा आपने अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करी, तो आपकी पार्टी क्या कहीं इसमें समर्थन दे रही है कुछ उम्मीदवारों को, या कहीं पार्टी के नाम से ही आपके गढ़वाल में कहीं आपके कोई कैंडिडेट लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, अभी हम पूरी तरीके से कहीं भी ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको समर्थन रहता है, लेकिन ऐसा कोई खुले मंच से हमारा समर्थन नहीं है। और पंचायत चुनाव की बात करूं मैं, आप ये मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, ये पंचायत चुनाव जो होते हैं ये छोटे चुनाव नहीं होते। देश का असली जो ढांचा वो यहीं से बुना जाता है। अगर ग्राम प्रधान अच्छा चुना जाएगा तो ही उस ग्राम सभा का विकास होगा। और दूसरा जो ये नया प्रचलन चल पड़ा, आपने बीटीसी मेंबर देखा होगा, जिला पंचायत सदस्य का लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इसमें क्या होता है कि मारामारी क्यों हो रही है, क्यों लाखों रुपए खर्च हो जा रहे हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उसके बाद चुनने के बाद वो फिर सौदेबाजी लगती है। जिस पार्टी का भाई या ब्लॉक प्रमुख बनेगा तो बीटीसी मेंबर को खरीद फरोख्त करना शुरू कर देगा। जिला पंचायत सदस्य की बात करें, जिला पंचायत अध्यक्ष जो है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की जो है वहां पर खरीद फरोख्त शुरू हो जा रही थी। ये तो निरंतर, अभी इस मंच पहले भी आपने देखा होगा, एक बड़े नेता ने भी बोला था कि ये गलत हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, ऐसा संविधान होना चाहिए, इसकी आवश्यकता न पड़े, भाई जो काम करने वाला है वो खुद चुन के वहां के इलाके के लोग जो है उसको भेजे। क्योंकि अगर वहां पर भी अगर मान लीजिए आपने 50 लाख लगाए अपने चुनाव में, वो जैसे ही आप सत्ता में उसमें आएंगे, उस पद पर आएंगे, तो वो पहले तो 50 लाख वसूलने की कोशिश करेंगे। तो कहां से आप वफादारी की उम्मीद रखते हैं कि वो विकास करेगा चुन के, या ग्राम प्रधान भी आएगा या बीटीसी मेंबर चुन के जाएगा तो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा? पहले तो अपना ही पेट भरेगा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं संविधान में ही कुछ ना कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। तो ये तो सर पूरे उत्तराखंड की बात हुई, एजुकेशन की बात भी करें या पंचायत चुनाव की। हल्द्वानी में, जैसे आप हल्द्वानी के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष हैं और हल्द्वानी में आप अपना कार्य कर रहे हैं, तो हल्द्वानी में इस वक्त एक जटिल मुद्दा है अतिक्रमण का। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि क्या इससे कुछ फायदा हो रहा है, या सिर्फ व्यापारियों का या जो है उनका उत्पीड़न हो रहा है? देखिए, ये बहुत लंबे समय से हल्द्वानी तो इसका मेन रडार पे है ही, लेकिन पूरा उत्तराखंड की भी बात करें सभी जगह हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप रुद्रपुर भी गए, मैंने वहां भी देखा अतिक्रमण के नाम पे कई कॉलोनियां, कई दुकानों, कई व्यापारियों का नुकसान हुआ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो गलत है उसको जो है, मैंने पहले भी बोला था, उसको गलत बोलना चाहिए। अगर किसी ने अतिक्रमण करा है वो टूटना चाहिए। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ,
आप तोड़ फोड़ तो पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आप इन अपने 3 साल के कार्यकाल में मुझे बता दीजिए, आपने तोड़ फोड़ के अलावा कौन सा ऐसा काम करा, किसी कोई डेवलपमेंट की बात करें, कोई कॉलोनी ऐसी आपने बसाई, कोई यूनिवर्सिटी आपने ऐसी बसाई, कोई आपने ऐसा नया ढांचा खड़ा करा जिससे हम कह सकें कि यार उससे रोजगार मिला हो। तोड़ फोड़ तो आपको, भाई किसी का कोई चीज टूटती है, अगर वो गलत है तो ठीक है, हम उसकी सराहना नहीं करते हैं, लेकिन जब टूटता है, आज अच्छा तो लगता है सुनने वाले को कि यार मजा आ गया उसका टूट गया। मुझे वो बताइए, इसी हल्द्वानी की बात करें, इतना बड़ा आपने अतिक्रमण देखा, आपने पूरी रोड देख ली, उधर देख लिया, कालाडूंगी रोड पे देख लिया, आप देख ही रहे हैं। आप सरकार द्वारा कौन सा ढांचा खड़ा नया हो जा रहा है, कौन सा, चाहे नगर निगम की बात कर लें आप, नगर निगम के द्वारा कौन सा ढांचा खड़ा हो जा रहा है। सिर्फ घोषणाएं तो सुन रहे हैं हम, ये बनेगा, वो बनेगा, ये होने वाला, वो बने वाला है। एक नया मुझे बता दीजिए यूथ को लेकर के, कोई हमारा एक ही स्टेडियम है कुमाऊं में जाना माना, वो भी पूर्व में जो हमारी आप हमारे बीच तो नहीं रही, माननीय जो है श्रीमती डॉक्टर इंदिरा देव जी ने बनाया था, उसकी वजह से जो है एक नई पहचान मिली हमारे उत्तराखंड को। लेकिन आज की डेट में कितना उसका यूज हो पा रहा है? अभी सिर्फ एक गेम हुए थे उस समय, नेशनल गेम्स में उसका यूज हुआ। यहाँ पर उसका इस्तेमाल होना चाहिए सही से, और नई चीजें और आनी चाहिए। बात करें हमारी रानी बाग की बात करें, हल्द्वानी में इतना बड़ा जो है HMT का कई 100 बीघा की जमीन जो है वेस्ट जा रही है, वहां पर अच्छी यूनिवर्सिटी बन सकती है या कोई अच्छा हॉस्पिटल आ सकता है। तो ऐसी लाने की भी बात चल रही थी कि एम्स का वहां पर, अरे हाईकोर्ट ही आ जाए मैं कह रहा हूँ, और छोड़िए, जिस वजह से हमारा नैनीताल में सबसे ज्यादा जो हाईकोर्ट की वजह से कई बार हल्द्वानी शिफ्टिंग, वहां शिफ्टिंग की बात पता नहीं कितनी बार हो चुकी है, सुनते सुनते आप सभी देख रहे हैं कई सालों से। हाईकोर्ट ही शिफ्ट हो जाए, जिससे हमारा जाम से निजात मिलेगी, नैनीताल में टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म को लेकर के हमारी कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स ही टूरिज्म दे रहा है, लेकिन टूरिज्म को लेकर के आप देख रहे हैं कि यहाँ से धीरे धीरे टूरिस्ट करता जा रहा है। इस बार पूरा सीजन फ्लॉप हो गया। आप देखिए अप्रैल मई जून, आप पूछे किसी होटल वाले से, बहुत मीडियम क्लास अगर छोटे होटल की बात भी करें, वो भी ये कहेगा कि 100 काम हुआ है। टूरिज्म को लेकर के लोग डर गए इधर आने से, क्योंकि जाम के डर से, वजह से भी बहुत भाई जाम मिसमैनेजमेंट हो रहा है ना, सड़कें चौड़ी नहीं हो रही। भाई आप सीजन में हुआ करने से क्या होगा? आपको अभी ऑफ सीजन में काम करना चाहिए ना। अभी माना अगले साल अगर हम अप्रैल की बात करें, तो आपको दिसंबर से जैसे ही बरसातें जाती हैं उसके बाद आपको रोड चौड़ीकरण का काम करना चाहिए। वहां पर जो जरूरत है, जिस वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, अगर टूरिज्म बढ़ेगा। भाई अगर कोई लीजर जैसे तैसे होटल लीज पे ले रहा है, उसके बाद सीजन पिट जा रहा है, उसका दोस्त वो किसको दे? सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से तो भाई सीजन पिट रहा है, टूरिस्ट आने से कतरा रहा है। एक कोई अगर 50 लाख की गाड़ी लेके आएगा, वो आपकी शर्ट सेवा में थोड़ी जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन फेल है। तो विशाल जी, तो आपने बहुत बड़े बड़े मुद्दों की बात करी। स्वराज सेवा दल जो है वो अब जो है स्थिति को अपनी कितनी मजबूत करने पर लगा है, किस तरह से काम कर रहा है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे जो इस मंच के माध्यम से लोगों तक अपनी बात भी रखें और स्वराज सेवा दल की जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में भी बात करें। देखिए, मैं इस मंच के माध्यम से बताऊं, स्वराज सेवा दल आज की डेट में उत्तराखंड की जरूरत है। जब कोई नया काम होता है, कोई परिवर्तन होता है, उस पे लोग जो है जल्दी से मुझे लगता है कि विश्वास करने से डरते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन जब होते हैं कहीं भी, शुरुआत में आपने देखा होगा कुछ ही लोग जुड़ते हैं, लेकिन बाद में फिर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। आज यहाँ पर रोजगारी को लेकर के, रोजगार जो जरूरत है हमारी सबसे ज्यादा, पलायन को लेकर के हम बात करते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के बात करते हैं। स्वराज 3 मुद्दों को लेकर चल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर आए दिन घोटालों में आप देख रहे हैं। अभी हमने हाल में कौशल विकास योजना का कई 1,000 करोड़ रुपए का जो है घोटाले को लेकर के हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, उस पर एक जांच भी बैठी हुई है। ऐसे ही और भी 2-3 बड़े जो है डिपार्टमेंट है जिसको लेकर के निरंतर स्वराज सेवा दल आंदोलन कर रहा है। तो भाई हम चाहते हैं, स्वराज की आज जरूरत उत्तराखंड को है। अगर तीसरा विकल्प कोई बन सकता है तो वो स्वराज सेवा दल ही बन सकता है। ये आपको आने वाले समय, हम तो अपनी ओर से जो प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर वाकई में उत्तराखंड को एक विकास के रूप में देखना है, एक निष्पक्ष, अगर हम बात करें भाई करप्शन मुक्त की बात करें, पलायन जो हो रहा है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी जो राज्य होने की वजह से दुर्गम क्षेत्र हैं बहुत सारे हमारे कुमाऊं में, उन पे वहां पर छोटे छोटे रोजगार होने चाहिए सरकार को, कागजों में नहीं। कागजों वाला काम हमारा नहीं है, हमारा काम भी प्रैक्टिकल है, वहां पर खुद जाना चाहिए। ऐसी स्वराज की बहुत सारी पॉलिसी है, मैंने आपको बताया कि हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ऐसी स्वराज की जरूरत किसी को पड़ती है, 24 आवर आदमी हमें फोन करे, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर लगता है उसकी बात नहीं सुनी जा रही, हमारी हेल्पलाइन नंबर है, हमने कई बार पहले भी दिए हुए हैं, उस पर आदमी
फोन करें, उस पर जितना जल्दी हो सकता है उसका समाधान हम अपनी ओर से करने का प्रयास करेंगे। तो मतलब आप आने वाले समय के लिए उत्तराखंड को एक मजबूत तीसरा विकल्प देने के लिए पूरी तैयारी के साथ अब मैदान में उतर चुके हैं। देखिए 70 की 70 विधानसभाओं में ये दीवानों का काम है, ये पागलों का काम है, ये स्वार्थ को लेकर के ये दल नहीं बना है कि हम कहें कि अपने जैसे अदर दल जो काम कर रहे हैं भाई जितना भर सकते हो भर लो। अरे भाई कैसे, मुझे एक बात समझ, आप कैसे, आप बताइए ना, उत्तराखंड जिस सोच से बना था, जिस पहाड़ी राज्य को लेकर के, हमारे पहाड़ी भाइयों को लेकर के बना था, क्या उनको वो चीज मिल पा रही है? क्या वो रोजगार मिल पा रहा है? कई आप और तो छोड़िए, राज आंदोलनकारी कई ऐसी हालत में है आज की डेट में, सिर्फ 1000, 2000, 4000 जो भी उनको मासिक जो सैलरी मिलती है, इसके अलावा कभी किसी ने पूछा कि उनके पास क्या स्थिति है उनके परिवार में? मैं बहुत सारे अपने नियरेस्ट को भी जानता हूं, उनकी स्थिति बड़ी मतलब दुखदायी स्थिति जैसी में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए। एक उत्तराखंड का बहुत बड़ा मुद्दा जब से उत्तराखंड बना है लगातार है कि एक स्थायी राजधानी का मुद्दा गैरसैंण को लेकर। आपकी पार्टी इस मुद्दे पर किस तरह से अपना स्टैंड रखती है कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए या फिर देहरादून ही इसकी स्थायी राजधानी बना दी जानी चाहिए? देखिए मेरा पार्टी तो छोड़िए, मैं अपना व्यक्तिगत की बात करें, मैं व्यक्तिगत तो आपको अपना सोच बता सकता हूँ। मुझे लगता है, देखिए गैरसैंण की बात बार बार आती है, जब से हम देख रहे हैं 25 सालों से उसको लेकर के राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। कभी कोई जाकर के वहां सत्र करने को तैयार हो जाता है, अरे भाई अगर आपको विकास करना ही है तो वैसे ही विकास कर दीजिए पहाड़ का, खाली गैरीसैंण क्यों? भाई गढ़वाल में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, उनका विकास करिए। दुर्गम कुमाऊं में ऐसे बहुत सारे, ऐसे तो कल पिथौरागढ़ लगाएगा, मेरे यहाँ बना दीजिए। राजधानी तो वहां बनती है जहां सुविधाएं होती हैं। अगर मान लीजिए गैरसैंण में राजधानी बना भी देते हैं आप, आपके पास ढांचा है क्या? आपकी रोडें ऐसी हैं क्या? अगर किसी को जाना होगा छोटे से काम से, वो बेचारा पहले तो 3 दिन वेस्ट करेगा, एक दिन जाने में, एक दिन आने में, एक दिन काम करने में। जरूरी नहीं कि एक दिन में काम हो जाए। भाई आज अगर देहरादून की राजधानी बनी हुई है, यहाँ आदमी बैठता है 4 घंटे में देहरादून पहुंच जाता है। अगर किसी को मुंशियारी से भी देहरादून जाना होता है तो वो सुबह जाकर के रात तक देहरादून पहुंच जाता है। आप मुझे बताइए ना, स्ट्रक्चर कहाँ है हमारे पास ऐसा? पहले तो स्ट्रक्चर सही करिए, उसके बाद इस पे रोटी सेकने का काम कीजिए। मुझे लगता है जहां बड़े अगर चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। पहली बात, अगर चेंज करना है तो वो तो एक खाली राजनीतिक मुद्दा है। ऐसे तो कोई कहेगा उधम सिंह नगर में इतनी जमीन खाली है, वहां बना दीजिए। अरे भाई देहरादून आज डेवलप हो गया है इतने समय से, कई हजार करोड़ रुपया वहां पर, हजार क्या लाखों करोड़ रुपया वहां लग चुका है, तो पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। वो पैसा किसका है? वो जनता का तो खून पसीने की कमाई से है। लेकिन फिर भी जनता के दबाव में आकर भाजपा सरकार ने वहां पर ये जनता का कोई दबाव नहीं है, ये जनता का दबाव नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों का अपनी एक कहे राजनीतिक स्टैंड है। जनता कभी नहीं, जनता को सिर्फ रोजगार चाहिए, जनता को स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, सुविधाएं चाहिए, एजुकेशन चाहिए। जनता को मेरे ख्याल से इसी से मतलब होता है, फालतू मुद्दों से मतलब नहीं होता। उत्तराखंड आंदोलन की एक मतलब ये उत्तराखंड आंदोलन का एक मुद्दा था कि उत्तराखंड अलग राज्य और गैरसैंण राजधानी। अब जो है कांग्रेस ने ये फिर से पासा फेंक दिया है। अभी हाल ही में हरीश रावत जी का बयान आ गया है कि भाई अगर कांग्रेस सरकार आती है तो हम गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। तो आपके ऐसे क्या 2027 को लेकर मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में? देखिए मेरा तो व्यक्तिगत जो सोच है और हमारे संगठन की भी यही सोच है, क्योंकि अध्यक्ष जी भी हमारे इसी में काम करते हैं। मुझे लगता है सिर्फ हम अगर भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात ही कर देना, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम जो बड़े बड़े, आप एक बात बताइए, हमारे पास तो इतने जल जंगल जमीन तीनों चीजें हैं। दुबई के पास क्या था? पानी था क्या अपना? आज दुबई पूरे वर्ल्ड में रेगिस्तान था, जमीनें थी। आज मुझे लगता है जहां क्रिकेट खेली नहीं जाती है, लेकिन वहां पर आप देखो ना, क्रिकेट स्टेडियम है। आपकी सोच अगर वाकई में क्लियरिटी है, अगर आपकी सोच में विकास की बात करते हैं, तो आपके पास सिर्फ सोच अच्छी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे सकते? जब आप विधायक को, सांसद को आप इतनी बड़ी बड़ी रूप में सुविधाएं दे सकते हैं, तनख्वाह दे सकते हैं, बिजली पानी मुफ्त कर सकते हैं, आम जनता को क्यों नहीं दे सकते आप? अगर आप मैं मुफ्त में छोड़िए, जो रोज महंगाई बढ़ रही है, सिलेंडर आपका कहां पहुंच गया, आपके बिजली का बिल देखिए कहां तक आ रहे हैं, आप जनता को दे क्या रहे हैं? आप जनता के पास, आप जनता को छल कपट के अलावा जनता को कुछ नहीं मिल रहा है, जनता छली जा रही है। आप जातिवाद के नाम पर आप पूरा प्रदेश चला रहे हैं। आप पूरे हिंदू मुस्लिम के नाम पर के अलावा मुझे बताइए, आप विकास की बात कहां होती है? कहीं विधानसभा में आपने देखा किसी भी जो विपक्षी दल ने, आपने देखा रोजगार की बात करते हुए?
कोई बात नहीं करता। कोई मंत्री घोटाला करता है, कोई दूसरा मंत्री वहां पर ये कह देता है कि आज विधानसभा नहीं चलने देंगे, पहले ये घोटाला खुलने चाहिए, किसी भी बेंच में बैठती है। व्यक्तिगत कारणों के लिए तो आप उसको दुनिया भर का, आपको लगता है आपकी पार्टी का वहां फायदा हो रहा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे लिए तो दोनों दल, मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों दल उत्तराखंड, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं लेकिन मैं आपको जो बड़ी बात बोलूं, दोनों दल जो है उत्तराखंड को छल रहे हैं। अगर आज आवश्यकता है, मैं कह रहा हूं आप हमें मत चुनिए, आप स्वराज को मत चुनिए, आप जो उत्तराखंड हित के लिए लड़ रहा है आप उसको चुनिए। मैं खुद आपसे बोल रहा हूं, मैं चुनाव लड़ने की कभी मूड में नहीं हूं कि मैं कहूंगी मैं कोई राजनीति करने आया हूं। मैं एक सामाजिक हित की बात करता हूं, देश हित की बात करता हूं। मेरी पर्सनल आइडेंटिटी हमेशा जो देश हित की बात करेगा, उत्तराखंड हित की बात करेगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं, वो चाहे कोई भी दल हो। लेकिन आज स्वराज खड़ा है तो मैं इसलिए उसके साथ हूं। कल मुझे लगेगा कि अगर स्वराज सेवा दल उत्तराखंड हित के लिए नहीं है तो मैं नहीं रहूंगा। भाई हम व्यक्तिगत फायदा क्यों देखें? हमारे लिए देश पहले है, उसके बाद ये सब चीजें बाद में आती हैं। तो उत्तराखंड एक भ्रष्टाचार मुक्त राज्य होना चाहिए, हर आदमी को रोजगार मिलना चाहिए और सरकार रोजगार के लिए प्रेरित करे। स्कूलों में ऐसी पॉलिसी लाए, शिक्षा, इतने हजार स्कूल हैं उत्तराखंड में, प्राइवेट स्कूल भी सरकार के अंडर में आते हैं अपनी पॉलिसी। इतने सारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, वहां पर लोगों की सोच डेवलप होनी चाहिए। आज सोशल मीडिया को लेकर के कोई बात नहीं करता। सरकार पॉलिसी सिर्फ हेल्पलाइन नंबर जारी करने से नहीं होगा, उससे जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, उससे जो क्राइम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर के सरकार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और भी प्रैक्टिकल चलाए, उसको लेकर के काम करे ना, कि ताकि क्राइम ना बढ़े। नशा आप देखिए, आपने उस पर बात नहीं करी, नशा आज क्या हाल हो चुका है। पहले तो बड़े शहरों में नशे की उत्तराखंड में भी बढ़ रहा है, तो उत्तराखंड में पुलिस चौकी के अगल बगल ही भाई नशा बिकता है। ये किसकी शाय पे बिकता है? एक तरह से सरकारें स्कीम चलाती है कि नशा मुक्त हम ये अभियान चलाएंगे, वो चलाएंगे, और दूसरी तरफ साइड से नशा बिकता है। अरे भाई, बिहार जैसा प्रदेश जो कहते हैं कि वहां विकास नहीं है, उसका लोग मतलब बैकवर्ड रूप में, जब वहां शराब बैन हो सकती है, गुजरात में हो सकती है, तो यहाँ शराब बैन क्यों नहीं हो सकती है? रेवेन्यू इन चीजों से मिलता है। अरे भाई, रेवेन्यू के लिए तो बहुत तरीके, आप कैसी बात करते हैं? रेवेन्यू लेना है तो खनन है आपके पास इतनी सारी नदियां हैं, आपके पास टूरिज्म है, आप उसको लेके रेवेन्यू करिए ना। क्या शराब से ही आप अपना प्रदेश चलाएंगे? गली गली में शराब की दुकानें, हल्द्वानी मेरे ख्याल से नहीं भी होंगी तो 100 दुकानें शराब की। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ देवभूमि है, आप ऊपर से देवभूमि बोलते हैं हमारी पूरा प्रदेश। आप अभी मैं कल ही गया था जागेश्वर धाम, पता नहीं रास्ते में 50 मैंने शराब की दुकानें देखी। अरे भाई, क्यों है शराब की दुकानें? नशा तो आप खुद प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे यूथ हमारा भाई गलत दिशा में जा रहा है। फिर उसके बाद आप उसको गुलाम बना दे रहे, किसका? जातिवाद का। भाई, आप जाति को लेकर के राजनीतिक में एक लिमिट तक जो है इंटरफेयर होना चाहिए। आज राजनीतिक हावी हो चुकी है जाति में, जो है हम देख रहे हैं निरंतर कि पूरी जो तंत्र चल रहा है वो सिर्फ किस पे चल रहा है? जातिवाद पे। तो मेरे हिसाब से जातिवाद ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लिमिट तक जहां जरूरी है उसकी उतनी बात होनी चाहिए। अगर मंदिर की बात होती है तो मंदिर में मंदिर की बात होनी चाहिए, मस्जिद में होनी चाहिए, मस्जिद की बात होनी चाहिए। हर चीज में हम जाति को ना ही लेके आए तो ज्यादा बढ़िया है। हम बात करें जो समस्या है उसको लेके बात करें यार। देवभूमि हमारी। आपने उसकी रोजगार की बात करी तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और आप काफी स्पष्ट वक्ता हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा सवाल कि जैसा आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो लगातार रोजगार के जो मौके हैं वो कम करती जा रही है सरकार। जैसे अग्निवीर एक वो चलाई थी, तो अग्निवीर में 4 साल की नौकरी कर दी और ना उसको क्या बोलते हैं, अगर शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर सरकार लगातार पेंशन खत्म कर रही है। आदमी की 30-40 साल की सर्विस होती है, उसके बाद उसको पेंशन नहीं मिल रही। दूसरी ओर अगर आप एक बार भी विधायक बन गए या एक बार भी सांसद बन गए 5 साल के लिए, आपकी जिंदगी भर की पेंशन आपकी लग जाती है। तो इस मुद्दे को आप किस तरह से देख सकते हैं कि पेंशन बंद करना, और या तो अगर पेंशन बंद कर रहे तो हर तरफ से करिए, आप विधायकों की, सांसदों की भी पेंशन बंद करिए। इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा आपने बात करी, मुझे लगता है जनता बेवकूफ है इसमें। जब तक आदमी जानता सब है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है उस समय ये सब चीजें भूल जाता है। अरे भाई, जो 5 बार का विधायक है उसको 5 पेंशन कैसे मिल रही है? अगर आप वाकई में उत्तराखंड की बात करते हैं, आप बहुत सारे विधायक हैं जो 35-35 साल से हैं और उनको 5-7 बार की पेंशन मिल रही है, उसके बाद दुनिया भर के भत्ते मिल रहे हैं, और उनसे विकास की बात पूछ लो, उनकी विधानसभा में एक विकास नहीं हुआ होगा तो ये जनता मूर्ख है ना। जनता को सोचना चाहिए भाई, ऐसे मौके दे रही, किसी नए चेहरे को लाए, किसी भी पार्टी को लाए, किसी यूथ को लाए। अरे पार्टी अगर सही नहीं लग रही है आपको, मान लो दोनों पार्टियां खराब लग रही है, आप निर्विरोध लाओ, वो अपनी विकास की बात करें, वहां जाकर के विधानसभा में बात उठाए।
और भाई क्यों मिलती है? जब एक विधायक को इतनी आप सुविधाएं दे रहे हैं तो आम जनता को क्यों सुविधाएं नहीं दे रहे हैं? उस पर कोई बात नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि पहले तो खुद विधायकों को, अगर वाकई में उत्तराखंड की बात ही करूं, मैं ज्यादा पूरे देश की बात नहीं करता हूं, अगर वाकई में विधायकों को लगता है हम उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी है, हम उत्तराखंड को ऐसे आगे ले जाना चाहते हैं, पहले अपनी एक बार की एक विधायक एक ही पेंशन लेगा। क्या पंजाब में ऐसा नहीं हुआ है क्या? यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर तो जितनी मलाई कट रही है उतनी कहीं मलाई नहीं मिल रही है नेताओं को। यहाँ इसीलिए तो छुटपैया नेता, गली गली में नेता क्यों हो रहे हैं? मुझे लगता है जैसे वो सब्जी की दुकानें वैसे ही नेताओं की दुकानें हो गई हैं। इतने सारे प्रकोष्ठ बन जा रहे हैं कि आदमी को अंगेज कर दो, वो बड़ा खुश होकर के मैं इस प्रकोष्ठ का फलाना अध्यक्ष, मैं जी इसका ये बड़ा पता नहीं, जिसका कोई 3-5 कोई वजूद ही नहीं है। रोजगार की तरफ से बिल्कुल मोड़ दो। वो उनको नशा दे दिया ना, ये भी एक नशा है कि आप किसी को उलझा के रख दो, आप इसको जो है उलझा के रख दोगे तो वो आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। जी इसीलिए कहते हैं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है। एक होता है पढ़ा लिखा, अनपढ़। ऐसे बहुत लोग यहाँ भी हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के जो है अनपढ़ जैसी सोच रख रहे हैं। अरे भाई जरूरी नहीं कि एजुकेशन से ही आप बहुत कुछ अच्छी बात कर सकते हो। अगर आप वाकई में, मैं कह रहा हूँ, मेरा ये देवभूमि आज की डेट में जो हाल हो रहा है, ये जो डेमोक्रेसी की बात करी है, वो किसकी वजह से है? भाई शासन प्रशासन की गलती तो हो रही है। अगर आपको वो गलत लग रहा तो आप जब गलत कॉलोनियां करते हैं उस समय क्यों नहीं रोकथाम करते हैं? भाई रजिस्ट्री होती है, लोन होते हैं, वो बैंकों से होते हैं, रजिस्ट्री होती है, तहसील होती है, वहां तो आप ही के ऑफिसर बैठे हैं, उस समय क्यों नहीं रोकथाम होती है? जब वो बिल्डिंग बन जाती है, जब आपको 50-100 मकान दिख जाते हैं, तब आप कहते हो वो गलत है। इसका मतलब दोनों मिली भगत है। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है। मैं ऐसी राजनीति नहीं करना चाहता और ना ही मैं अपने स्वराज सेवा दल की तरफ से ऐसी राजनीति करने की बात करूंगा। मेरे लिए जो ग्राउंड पे समस्या है उस पर काम होना चाहिए। और इतनी बहुत समस्या, गली गली समस्या है हमारे हर क्षेत्र की। उत्तराखंड को तो आज हम देखें तो सिर्फ दोनों पार्टियों ने जम के लूट लिया। आज इंटरनल हम खोखले, कई लाख करोड़ रुपए हमारे उत्तराखंड में कर्जा है। वो किसकी वजह से हुआ? अगर आपको लगता है कि वो कर्जा भाई नेताओं ने तो करा होगा, कौन करा? जनता को तो क्या मिला? अगर आपको सारी विधायकों की पेंशन और वो हम उसी को छोड़ दें तो कई लाख कर्जा, तो हमारा कई 100 करोड़ रुपए कर्जा उसी में चुक जाएगा। जो घोटाले हो रहे हैं, कई कई हजार करोड़ रुपया, हम बहुत सा, अब मैं इस मंच से बहुत सारी ऐसी बातें फिर पीड़ा निकलती है क्योंकि मैं स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं जितना समझने के लिए मुझे लगता है लोगों को इतना ही बहुत है। और एक सोच होनी चाहिए आपके प्रदेश और देश के हित के लिए, और उससे बड़ा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि देश से बड़ा और प्रदेश से बड़ा हमारा कुछ नहीं जी। तो बहुत आपने बहुत से मुद्दों पर खुल के बात करी और बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करूंगा कि जनता तक भी इन बातों से हमारी और आपकी जो आपने अपनी जो मुद्दे रखे मेन, उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा और इसका फर्क और इसका फायदा कहीं ना कहीं आपके स्वराज सेवा दल को भी मिलेगा। तो ये थे विशाल शर्मा जी, जो कुमाऊं मंडल अध्यक्ष हैं स्वराज सेवा दल के, और इन्होंने बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर आप 2027 में लोगों के बीच में जाना चाहते हैं, और उम्मीद करेंगे कि इनकी बातें आप तक जरूर पहुंची होगी। और अगली बार फिर इसी तरह की कोई ना कोई शख्सियत आपके बीच में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।